फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एचएफसीएल लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे 3i इन्फोटेक की। एचएफसीएल लिमिटेड ने फिर से 100 रुपीज को टच करके निचला लेवल बताया और ये जो लेवल है, क्या यहाँ पे हमें खरीदारी करनी चाहिए? काफ़ी ज़्यादा स्टॉक अच्छा लग रहा है, बहुत सारी अपडेट है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय एचएफसीएल में एंट्री करनी चाहिए? क्या ये आने वाले समय में बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि एचएफसीएल 5G के लिए काम कर रही है और 5G टेक्नोलॉजी इस एचएफसीएल को बहुत ऊपर तक लेके जा सकती है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या ये जो मौका आया, फिर से स्टॉक 80 के आसपास मिल रहा है, क्या इस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए? दूसरी तरफ 3i इन्फोटेक लगातार गिर रहा है, क्या 3i इन्फोटेक से हमें बाहर निकल जाना चाहिए या फिर इसको एंट्री का मौका समझना चाहिए? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं एचएफसीएल की। तो कल के कारोबार को देख लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 77.80 पर, हाई बनाई 82.70 की, लो है 75.60 का और अंत में 81.60 पर करीब 3.36% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो कल 75 का लो देखने को मिला था हमें, काफ़ी नीचे से खरीदारी का मौका बना था और उसके पीछे जो वजह बनी कि बाजार में भी बहुत बड़ा अपडाउन हुआ था। करीब ऊपर के लेवल से 1400-1500 पॉइंट बाजार गिर गया था और इसलिए इसने 75 का लेवल बताया और यही लेवल था जहाँ पे हमें एंट्री कर सकते थे काफ़ी नीचे से, क्योंकि 100 से स्टॉक सीधा 75 पर आया था। लेकिन अब यहाँ से क्या संभावना बन रही है? तो फ्रेंड्स, इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो करीब 17 जनवरी के आसपास ये लगभग 100 के आसपास पहुंच चुका था। फिर लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, क्योंकि उस समय बाजार ने भी गिरावट शुरू कर दी थी। 17 जनवरी से आप देख लो तो लगातार बाजार गिरा और इस वजह से स्टॉक में हमें नरमी देखने को मिली। एक तरह से देखो तो ये एंट्री का मौका बना हमारे लिए। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, परसों 2 करोड़ का वॉल्यूम था और कल भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो ये जो वॉल्यूम की स्टेबिलिटी है, ये साबित करते हैं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है, निवेश इसमें किया जा सकता है। फ्रेंड, 23 रुपीज़ की हाई है 52 वीक की, 101 की हाई बना दी इसने रिसेंटली। जैसे कि आपको पता ही होगा, ये काफ़ी समय से स्टॉक ने जो पुरानी इसकी हाई थी 96, वो 96 की हाई के बाद में लगातार स्टॉक नीचे आया, फिर से 70 के आसपास आया था। लेकिन जनवरी महीने में इसने 101 की हाई भी बना दी, अब स्टॉक वापस 75 के आसपास आया था। 80 में अभी जो मिल रहा है, ये भी एक बहुत ही शानदार इसकी एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे एंट्री आप कर सकते हैं। एचएफसीएल लगातार अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। यहाँ पे एचएफसीएल ने अपने इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा वो तलाश करे अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का और इसीलिए नई नई अपॉइंटमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस हेड की, ताकि अपने कारोबार को तेज़ी से वो फैला सके। तो लगातार वो अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि इंडिया के अलावा उनके बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में भी अपने कारोबार तेज़ी से वो आगे बढ़ा रहे और इसीलिए उन्होंने नई अपॉइंटमेंट की है। और ये जो नई अपॉइंटमेंट है, ये बहुत एक्सपीरियंस पर्सन लोग हैं जो आगे इनके बिजनेस को तेज़ी से इंटरनेशनल मार्केट में पहचान दिलाएंगे। तो आप देख लो कि एचएफसीएल का कारोबार आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। दूसरी तरफ एचएफसीएल 5G टेक्नोलॉजी के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और लगातार बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है इंडिया के अलावा इंटरनेशनल मार्केट के लिए, और इसीलिए कहता हूं कि एचएफसीएल में आपको निवेश करना चाहिए। दूसरी तरफ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया है, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात निकल कर आई है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग तो थोड़ी थोड़ी करके कम की है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी इन्होंने गिरवी शेयर पूरे छुड़ा लिए। जून में इनकी होल्डिंग थी 42.05, सितंबर में 41.89% की होल्डिंग, दिसंबर में 39.23% की होल्डिंग हुई। तो यहाँ पे होल्डिंग कुछ कम हुई है प्रमोटर की, लेकिन यहाँ पे गिरवी शेयर भी लगातार कम हुआ। जून में 44.72% की होल्डिंग गिरवी थी, सितंबर में 11.18 रहेगी, अब दिसंबर में उनकी होल्डिंग पूरी तरह से फ्री हो चुकी है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं। और इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने फंड का इस्तेमाल किया अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाने में। एफआई की बात करें तो इन्होंने अपनी होल्डिंग बहुत तेजी से बढ़ाई है। 2.20% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में 3.96 कर ली, दिसंबर आ जाते उनकी होल्डिंग लगभग दुगुना हो गई है, 7.19% की होल्डिंग हो गई है। तो एफआई इस स्टॉक पे भरोसा कर रहे हैं और इसीलिए हमें भी इसमें भरोसा करना चाहिए, ये स्टॉक कमाल कर सकता है। बात करें डीआई की तो 0.68% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाकर 0.63 कर लिया, लेकिन दिसंबर में उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को लगभग दुगुना कर दिया, 1.44% की होल्डिंग बड़े फंड हाउस ने कर लिया। यहाँ ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये इशारा कर रहा है कि स्टॉक बहुत जल्द बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.64% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को घटाकर 0.59% किया, लेकिन दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को लगभग दुगुना से ज़्यादा कर दिया, यानी 1.40% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने कर ली। तो ये और हमें क्या चाहिए? यहाँ पे अदर्स की बात करें तो 55.07% की होल्डिंग जून में थी, 53.52 हुई सितंबर में, फिलहाल 52.14% की होल्डिंग है। यहाँ पे देखो एफआई ने अपने होल्डिंग डबल कर दी है, डीआई ने अपनी होल्डिंग को दुगुना कर दिया है, म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को दुगुना से ज़्यादा कर दिया है।
तो ये स्टॉक तो कमाल करेगा ही करेगा बिल्कुल। और ये आंकड़े इसीलिए निकल के आ रहे हैं क्योंकि कंपनी ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया और इसीलिए सबका विश्वास लौट आया। तो ऐसे में इस स्टॉक में दाव लगाए, अभी भी बहुत नीचे आपको मिल रहा है, मौका मिल रहा है। एक बार इसके रिवेन्यू को देख लेते हैं। तो दिसंबर 2020 में 1277 करोड़ रुपये का इनका रिवेन्यू था। मार्च में 1391 करोड़ रुपये का रिवेन्यू हुआ। जून में 1207 करोड़ रुपये का रिवेन्यू हुआ। सितंबर में 1122 करोड़ रुपये का रिवेन्यू और दिसंबर में 1215 करोड़ रुपये का रिवेन्यू। तो रिवेन्यू में कुछ कमी है लेकिन ओवरऑल कंपनी का बेहतर प्रदर्शन है। बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, दिसंबर में पिछली बार 82.20 करोड़ रुपये का इनका प्रॉफिट था। मार्च में बढ़कर 84.68 करोड़ रुपये हो गया। जून में 87.82 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। सितंबर में 81.59 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो एक जैसा 80 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट था, लेकिन इस दिसंबर में मात्र कंपनी को 15.88 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो आंकड़ा है थोड़ा सा हमें निराशाजनक लग रहा है और इस वजह से थोड़ी सी संभल के इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं। फिर भी जिस तरह से कंपनी का कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से बड़े फंड हाउस और एफआई निवेश करें, तो हमें इसमें निवेश तो करना ही चाहिए, भले थोड़ी कम मात्रा में करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपनी का नेटवर्क भी मजबूत बना हुआ है। मार्च 2021 में 1916 करोड़ रुपये का था। सितंबर 2021 में 2073 करोड़ रुपये का नेटवर्क है कंपनी का। और इसके रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 580% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 ईयर के हिसाब से 295% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 200% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 14.49% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 12.85% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 6.12% की गिरावट है। तो पिछले 5 साल में मात्र 1 डे के हिसाब से ही निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है और यही मौका है जब एंट्री हम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ में बना हुआ है। फिलहाल 85% बाय की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। मतलब 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 77.37 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 72.93 का है और 70.27 का थर्ड सपोर्ट है। तो आप देख लो अभी भी गिरावट में 70 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम दिख रही है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 84.47 का फर्स्ट टारगेट है, 87.13 का सेकंड टारगेट है और 91.57 का थर्ड टारगेट है। तो आप ध्यान रखो, जैसे ही तेजी बनेगी स्टॉक 91 को क्रॉस करेगा तो बहुत जल्दी फिर 3 डिजिट में आ सकता है, जैसे ही मार्केट में संभावना पॉजिटिव बनी। लेकिन फिलहाल बाजार में दबाव बना हुआ है और भी गिरावट भी हो सकती है। तो ऐसे में आपको निवेश थोड़ा करना चाहिए, एक साथ में न करें। जैसे ही गिरावट होती है निचले लेवल पे आपको खरीदारी का मौका मिलता है, फिर आप नीचे से भी एंट्री कर सकते हैं। इसलिए संभल के और थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन जरूर करें। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आने वाले समय मुझे लग रहा है कि 5 ईयर का अगर टारगेट हम देखें इसका, तो मुझे लग रहा है ये 1000 को आराम से क्रॉस कर सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। चलते हैं 3i इन्फोटेक की तरफ। तो यहाँ पे 77.55 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 0.065% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो 73 रुपीज़ की लो भी बनाई थी स्टॉक ने और काफ़ी स्टॉक नीचे आ चुका है। एक तरह से देखें तो 95 रुपीज़ से स्टॉक ने गिरना शुरू किया, तो यहाँ पे अब 77 तक आ चुका है। 6 रुपीज़ इसकी 50 रुपये की लो है, 119 इसकी हाई है। और ये एक्चुअल में 119 रुपये की जो स्टॉक की हाई बनी थी, ये मौका था एग्जिट करने का, जिसने पहले शेयर खरीदे थे। अब स्टॉक थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, सारे के सारे शेयर है वो अदर्स के पास, यानी जनरल पब्लिक के पास ही है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें है कि एफआई ने अपनी होल्डिंग को लगातार स्टॉक के अंदर बढ़ाया। जून में 0.07% की होल्डिंग थी, सितंबर में बढ़कर 0.18 हुई। फिलहाल दिसंबर में एफआई ने अपनी होल्डिंग को 0.51% कर लिया है, यानी एफआई ने जबरदस्त अपना दाव बढ़ाया स्टॉक के ऊपर। डीआई की बात करें तो यानी अपनी होल्डिंग को कम किया है। 14.83% होल्डिंग जून में थी, 14.32 हुई सितंबर में। फिलहाल 11.74% की होल्डिंग है। अदर्स की बात करें तो 85.10% की होल्डिंग जून में थी, 85.50 हुई सितंबर में। फिलहाल 87.75% की होल्डिंग है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3i इन्फोटेक भी अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और इसीलिए उन्होंने एक नया कोलैबोरेशन किया है MDEC के साथ में, जो एशियन एज सर्विस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और डिजिटल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी मलेशिया और उसके आसपास के रीजन के लिए। तो यह एक मलेशिया डिजिटल इकोनॉमी कॉर्पोरेशन के साथ में इन्होंने एक बिजनेस टाइप किया है। नेक्स्ट जनरेशन की सर्विस दी जाएगी, क्लाउड डिजिटल टेक्नोलॉजी पर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो कारोबार लगातार कंपनी अपना बढ़ा रही है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन फिर भी जब तक प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे हमें न दिखाई दे, जिस तरह से प्रमोटर यहाँ पे बिल्कुल नहीं बने हुए, यही एक बहुत बड़ा रिस्क है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें आप फ्रेश एंट्री ना करें, और अगर आप एंट्री करना भी चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर ले, एक बार इसका रिजल्ट डिक्लेयर होने दें। रिजल्ट में अगर पॉजिटिव बातें निकल कर आती है तो उसके बाद में ही एंट्री करें। जिसने पहले से निवेश किया हुआ है उनको तो पहले मौका था निकलने का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले बोला था कि 100 के ऊपर आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ी सी पॉजिटिव संभावना बने, एग्जिट हो जाए। ओवरऑल ये स्टॉक फिलहाल एंट्री के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 74.87 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 71.43 का सेकंड सपोर्ट है और 69.17 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 80.57 का फर्स्ट टारगेट है, 82.83 का सेकंड टारगेट है, 86.27 का थर्ड टारगेट है। चाहे तो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको आप HFCL में शिफ्ट कर सकते हैं। दोनों की प्राइस लगभग एक जैसी है, लेकिन HFCL का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। कंपनी बहुत तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, तो HFCL में आप सोच सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी रिजल्ट में कुछ कमी दिखाई दी। हमें रिजल्ट इस बार थोड़ा सा डाउन दिखाई दिया, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, कंपनी बिल्कुल पटरी पे है, क्योंकि जियो के साथ इनका बहुत बड़ा बिजनेस टाइप हुआ है। जियो के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की काम कर रही है, और जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी आ रही है इसका पूरा बेनिफिट HFCL को मिलेगा, क्योंकि HFCL 5G के लिए 6 वाईफाई नई सर्विस भी ला रही है जो HFCL 5G को मैच करेगी। तो ऐसे में ये कंपनी का कारोबार तेजी से आगे बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोलॉजी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक